It's height of being late. जी पास पेपर क्वेश्चन 4 IS 28। जी माय डियर, आज हम इंशाल्लाह सिर्फ बैलेंस शीट के सवाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे से फिर P&L के सवाल करना भी शुरू करेंगे। बस आप लोगों ने रोजाना तैयार हो क्या करना है। आप TP बोलें माय डियर, मैं देख लेता हूँ। You just relax, have a relaxing nap. We will wake you up for a sir. Investments. जी कितनी है भाई? 4320। Ventor is 1050 plus 700. जी 840 plus 525. जी Cash and bank balances 210 plus 175. आपने पूरा लिखना है जो पेपर में लिखा हुआ है, डेटर नहीं लिखना, आपने ट्रेड रिसीवेबल लिखना है पेपर में। जी 4700. 4700। Share premium 720. जी बोले 720. 720। आगे इसका है नहीं है, खुदा दा खौफ करो, मैं जा रहे हैं। पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे। CRE मेरे ब्रो मुझे मत छेड़ना आज। 2210. मेरे ब्रो अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मैंने गन मंगवा लेनी है। NCI वर्किंग टू जाए नो आए। हाँ जी SR 1190। सलाम है लेट आने वालों को, उनकी अजमत को सलाम है जो लेट आ रहे हैं। सलाम है लेट आने वालों, जल्दी करें, बी क्विक। जरा आप ये थोड़ा थोड़ा आगे आने लग गए हो आप। अब लास्ट सीट से सेकंड लास्ट पे, अब कल थर्ड लास्ट पे आओगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा आपको। Following are the summarized balance sheet of Himalaya Limited and Method Limited. So P नहीं लिखना यहाँ पे आपने हिमालय लिखना है। हिमालय लिमिटेड। liabilities लाइबिलिटीज रह गई हैं। 1190 plus 560. कितने नंबर का सवाल है? 19 नंबर का। 19 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से। 24.34। 34 मिनट में सवाल करना है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने। ओके आई एम गिविंग 1 मिनट, जल्दी से नोट कर लें, आगे चलते हैं। Why are you giving tau to mustaches? How dare you to do it in class? The man from Parachanar. अच्छा जी,
Bablus, hybrid boys, hello, how are you? In second last row, enjoying it. On Yakam April 2020, mid of year, Yakam April 2020, parent acquired 90% shares in ML at 2220, which was recorded as cost of investment. Alhamdulillah, इसमें 2220 पड़ा हुआ है, जिसमें ये 2220 में पड़ी हुई है या अभी एक तो छोड़ दो, एडजस्टमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है और ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओ एडजस्टमेंट शुरू हो गई और ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, यार क्या किया जाए इन लोगों ने। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थोड़ा सा जरा सोच के बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा है 30 या फर्दर इसमें पड़ा है 30। P acquired ML at 2220, which was recorded as cost of investment. It includes 30 for advice on acquisition of ML. तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। At acquisition date the RE was 700. वो वर्किंग 6 का डाटा इसने हमें नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसने RE हमें दे दी। तो RE यकम अप्रैल की वरना बड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ती थी, ब्रॉड डाउन जमा कुछ करके निकालनी पड़नी थी, तो उसने खुद ही दे दी। तो अब मेरे ख्याल से तो ऐसा करें कि 2220 के ही दो हिस्से कर लें। यहां पे इसमें 30 है और दूसरा कितना है, मेरे ख्याल से 2190 आपने सऊदी किंग को दिया होगा और 30 आपने लॉयर को दिया होगा जिससे मशवरा मांगा है, या कंसल्टेंट को दिया होगा। तो यही इसके दो हिस्से कर लें, फिर वहीं से ब्रेक करके ले जाते हैं इसको ले जाते हैं टेक टू वर्किंग 1 और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट CRE डेबिट। पहले फील कर लें ये गलती है, फिर इसको सही करेंगे। पेरेंट एक्वायर्ड 90% शेयर्स इन सब्सिडरी विच वाज रिकॉर्डेड इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो होना चाहिए था, बट इसमें 30 की प्रोफेशनल फीस भी पड़ी है। तो अब बता दें, इसमें 30 की प्रोफेशनल फीस भी पड़ी है का मतलब क्या है कि इसमें फिर 30 की क्या है प्रोफेशनल फी और बाकी 2190। तो इसको कहां ले जाएं, वर्किंग 1 में, और इसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और CRE डेबिट, ये डबल एंट्री हो जाएगी बैलेंस शीट के सवाल में, और P&L का सवाल होता तो इसको 30 को एडमिन में डाल देना था बस। लेस वर्किंग 1 में ले जाएं कितना, 21, हाँ ब्रैकेट में शो कर दीजिएगा एग्जामिनर को 2190 कैसे निकाला है जी, कितना, लेस एक्सपेंस, एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कर दी मैंने, कर दी। अब एंट्रीज नहीं लिखा करनी है, बड़े हो गए। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और CRE एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, CRE में जानी चाहिए खर्चों में, ना कि इन्वेस्टमेंट में। जल्दी से आ जाओ, सिर्फ पहली एंट्री का आपका नुकसान हुआ है, बाकी साथ साथ चलो फिर। ओके, प्री आ रही 700, पहले जिसमें समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। इन्वेस्टमेंट में अगर कभी भी एक्विजिशन कॉस्ट पड़ी हो तो उसको निकाल के CRE में ले जाएं, और अगर P&L का सवाल हो तो एडमिन में डाल दें, सिंगल एंट्री अप्रोच। On the acquisition date, the carrying value of MS net assets was equal to the fair value except a brand which had not been recorded by ML. तो carrying amount बताएं, 0, fair value 160। अच्छा, अब वो एंट्रीज नहीं कर रहा मैं, अब आज जो है ना, जरा पेपर में कैसे प्रेजेंट करने चीजों को, उसकी तरफ आपकी जरा ज्यादा फोकस होना चाहिए।
इसकी एंट्री है इंटेंजिबल डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट एंड अमोर्टाइजेशन इन एसआरई डेबिट फॉर 9 months एंड इंटेंजिबल क्रेडिट। बस ये सोच के पोस्ट कर दें, लिखें ना ये एंट्री। आज मैं एंट्री नहीं लिख रहा जी, बोलें। सरप्लस इन वर्किंग वन, फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बोलें। इन्वेस्टमेंट, वो जो सॉरी एडजस्टमेंट में अकाउंट में ले गए, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड इंटेंजिबल क्रेडिट। माय डियर, इसको आपने इस तरह किया करना है पेपर में, 160 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12, 24। यहां भी कर सकते हैं डायरेक्ट, एसआरई में डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, एसआरई में डायरेक्ट कर सकते हैं जी। बोलें इसकी एंट्री। एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ती है, तो अमोर्टाइजेशन इन एसआरई डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा अमोर्टाइजेशन ठीक है, ओके ओके ओके। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो रही है, एसआरई डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट -24। अच्छा, हेडिंग के ऊपर आपने ये भी नहीं लिखना होता कि अमोर्टाइजेशन और इंटेंजिबल, उसको खुद ही पता चल जाएगा ये 160 की फिगर आपने कहां से उठाई है। बस 4 चीजों पे आपने हेडिंग देनी है, एडजस्टमेंट अकाउंट, सीआरई, एनसीआई और एसआरई, इनकी हेडिंग देनी है। बाकी हेडिंग्स भी देनी जरूरी नहीं, बस ये उसको पता है क्या निकल रहा है, इतना भी। अब हमने स्पून फीडिंग इसकी करनी। अब माय डियर, मैं इस तरीके को अब खत्म करवा रहा हूं आज से ऑनवर्ड्स, इस तरीके को खत्म करवा रहा हूं। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट एंड एसआरई। 9/12 करवाइए, 9/12, हाँ सही है, 9/12 करवानी थी। एसआरई डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। और P&L के सवाल में खाली अमोर्टाइजेशन चली जानी थी और एस के प्रॉफिट भी कम होने थे माय डियर, सब पता है ना। तो प्लीज P&L का सवाल तो है ही नहीं। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को ना मैं आज नहीं इग्नोर करवा रहा, इस तरह की एडजस्टमेंट को पेपर में हमेशा इग्नोर करना होता है। रीजन क्वेश्चन मार्क लगा लें। अभी ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि हमने IAS 37 नहीं पढ़ा, तो इस एडजस्टमेंट को हमेशा इग्नोर करना होता है। ऐसे छोटी सी चीज बता दूं, हमारा कोई प्लान है तो प्लान की एंट्रीज नहीं होती। हमारा कोई प्लान है, फुल स्टॉप के आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज आप होंगे, लेकिन ना पढ़िएगा घर में। हमारा कोई प्लान है तो इसलिए इसको इग्नोर करना है जरा, प्लान को। कुछ एग्जीक्यूट होगा तो फिर देखेंगे, तो प्लीज ऑलवेज इग्नोर बट पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, on 1 January 2020, oh my dear, at the first day of year, P acquired 35% shares in Pierce Limited by investing 1500 million। तो ये जर्मन किंग को पेमेंट हुई है, तो कितने की? 1500। भाई ये कैश में ही दिया होगा, और क्या करें, क्या 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 करें इसको? नहीं, वर्किंग 7 में नहीं, इतना जज्बाती ना हो। लेस कैश पेमेंट हुई होगी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहां से निकाल दें, वर्किंग 7 में ले जाएं। टेक टू वर्किंग 7, 1500। इन्वेस्टमेंट इन ए एट कॉस्ट कितनी? 1500। एग्जैक्ट 3 सवा 3 बजे जाके आपको थोड़ी थोड़ी एडिक्शन होने लग जानी है इन सवालों की, और आपने कहना है ईशा तक कम से कम 4-5 सवाल बैलेंस शीट के करवा दें।
ये जी मेरा पास का तजर्बा अब तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप पे ट्राई करके देख रहा हूँ आज। दिस इन्वेस्टमेंट इन कैरिड एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 20 को ये कॉस्ट पे ही पड़ी है, बस ठीक है पड़ी है ना, तो हमने निकाल दी उधर माइनस कर दिए। पीएल के नेट एसेट्स ईयर एंड पर, सही शुगर लगाया तूने। पीएल के नेट एसेट्स ईयर एंड पर 2625 1190 700 595। सर बैलेंस शीट नीचे भी आ सकती है 7 के अलावा? लाइबिलिटीज 630। अच्छा वैसे तो इन चीजों को काटना होता था। बोंगे ने बोंगी मारी। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होना। नो इफेक्ट। एडजस्टमेंट 3 का भी कोई इफेक्ट नहीं होना, लेकिन फिलहाल तो मैं 0.4 की बात कर रहा हूं फिलहाल आपसे। तो ये वो जो ए की बैलेंस शीट ऊपर पड़ी होती थी, आज थोड़ा सा चल के दरमियान में आ गई, लेकिन असल तो हमने इन चीजों को काटना होता है या लाइन बाय लाइन ऐड करना होता है? काटना होता है। तो इधर ला के मैंने काट दिया, ऐसे ही टाइम ज़ाया किया। हाँ हाँ एक ही बैलेंस शीट दे रहा है, खेल मेरे फ्यूचर से। अच्छा माय डियर, क्लोजिंग आ रही नहीं गिवन, मसला है आज के सवाल में। एसोसिएट की क्लोजिंग आ रही नहीं गिवन, वर्किंग 7 भी मैंने पूरी करनी है, पता नहीं क्या बनता है मेरे साथ। इस साल प्रॉफिट आया 910 का, और हमने खरीदा वैसे साल के पहले दिन ही हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। इस साल प्रॉफिट आया 910 का, और डिविडेंड उसने दिया है 4, पेड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया है। तो पीएनएल के सवाल में निकाल देंगे, अभी क्या करना है, बस पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया, पीएनएल के सवाल में निकाल देंगे। अगर वर्किंग 6 में करता तो इसको शो करता, पीएल आज पेरेंट नहीं है, पीएनएल एसोसिएट है आज, और बैलेंस शीट के एंगल से मैं इसको इग्नोर करता, क्योंकि ये 12 के ई जैसा सिनेरियो है। और अगर पीएनएल का सवाल होता तो मैं कैंसल करता 490 का 35%। नोट कर लो, वर्किंग 6 में कितना शो करता, फुल 490। एक सिनेरियो से खींचे अपने जहन में, कोई बंदा आया आपको जल्दी से कह रहा है वर्किंग 7 करके दो, आप भागे, भाग के तेज भाग के गए, क्लोजिंग आ रही नहीं है नहीं है नहीं है जल्दी, इधर आपने सवाल में नजर मारी, ओपनिंग आ रही नहीं है नहीं है नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ओए वर्किंग 6 नहीं हो रही, वर्किंग 6 नहीं हो रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जल्दी बोलें। नई अप्रोच लगा लेते हैं ना, पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड, नई अप्रोच लगा लेते हैं, पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड। अच्छा माय डियर, अगर मुझे याद रहा तो मैं नोट्स में अटैच कर दूंगा साथ। अच्छा माय डियर, पोस्ट पैट लेना है, अल्लाह का शुक्र है 8/12 नहीं करना, पूरे साल का हमारा होगा। पोस्ट पैट लेना है और डिविडेंड लेना है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज सुने जो मैंने इस वक्त नहीं बताई थी, इस 12 को आप सीआरई में लेके जाते थे, याद है ना?
PRE SRE CRE में ARE के नाम से कब्बा चला हंसी, बिल्कुल आप लोगों के लिए मुहावरा बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूं इसको आप वर्किंग 7 में वर्किंग CRE में लेके जाते थे, लेके जाते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली आप इसको वर्किंग 7 में लेके जाया करेंगे। 24 माइनस 12 नेट करके, बात तो वही है ना, इसको नेट करके लेके जाया करेंगे वर्किंग 7 में। लेकिन ये नहीं करना कि तू उधर जा तो तू, मैं तो इधर आ रहा हूं, तो दोनों नेट हो जाएंगे। कोई नहीं, छोड़ो यार, नेट होके ही जाओ। तो आज से पहले वर्किंग 7 में ये लेके जा रहे थे, आज भी अल्लाह का शुक्र है वर्किंग 7 में नेट करके ये लेके जाएंगे। 12 ही जाना है वर्किंग 7 में। वो लकीली इधर 24 और 12 आ रहे हैं, नेट होके भी 12 है। अच्छी फिक्र होती तो ये 25 होती है, 12 होती, 13 मजा आता जरा। तो CRE में मैं वही लेके जाऊंगा जो पहले लेके जाता था। अच्छा, पोस्ट पैट आप मुझे बताएं कितना है पोस्ट पैट? पूरे साल में मेरा हिस्सा है या थोड़ा सा मेरा हिस्सा है? नहीं 9/12 क्यों करना है? ये तो चाचू सब्सिडरी को खरीदा है यकम अप्रैल 20 को, वो तो ठीक है। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि यकम जनवरी 20 है, तो पोस्ट पैट सारा ही मेरा है या 9/12 10/12 मेरा है? सारा पोस्ट पैट। नई अप्रोच पोस्ट पैट बोलें। 9-10 वाले खुदा का खौफ करें, मल्टीप्लाइड बाय 318.5। चलें, खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, डिविडेंड या 172। अब CRE में क्या करें, अलग अलग ले जाएं या लपेट के ले जाएं? लपेटा मारे इसको। 319 माइनस 172। क्यों ऐसा किया है? भाग के ढूंढा, इधर घर में क्लोजिंग आ रही नहीं मिली, भाग के ढूंढा, ओपनिंग आ रही नहीं मिली, तो किससे खेल लिया? पैट और डिविडेंड से। नहीं, फ्यूचर से नहीं, पैट और डिविडेंड से। फ्यूचर ही मिला खेलने के लिए। ARE नहीं, एग्जामिनर को शो करें। 319 माइनस जी नहीं, 910 माइनस 410 नहीं करना, 910 माइनस 490 नहीं करना। असल में ना थोड़े आने वाले दिनों में इसको IFRS 9 के साथ मिक्स करके करना है। इसकी एंट्री असल में एक होती है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कंसोलिडेशन के एंगल से इस 172 की एंट्री सिखानी है आपको कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। असल में कंसोलिडेशन की नज़र में ये डिविडेंड नहीं है, ये उसके प्रॉफिट का हिस्सा तोड़ के घर लेके जा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में इसकी एंट्री करवानी है, क्योंकि IFRS 9 में आजकल वो लिख रहा है IFRS 9 के सवालों में कि उसने इन्वेस्टमेंट FVTPL पे डालनी थी, लेकिन गलती से उसने इक्विटी मेथड लगा दिया। तो इस वजह से IFRS 9 की तैयारी हो रही है, इसलिए मैं 490 को यहां नेट नहीं कर रहा। ओके, फॉर फर्दर डिटेल्स कीप वॉचिंग। ये बड़ा बड़ा करके लिख लें यार, वर्किंग 6 नहीं हो रही थी, तो मजबूरी में फिर मैंने क्या किया, बोलें पोस्ट पैट। पोस्ट का मतलब होता है हमारा तो पूरे 12 महीने का है, माइनस डिविडेंड। ये कब करना है? जब वर्किंग 6 ना हो रही हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी लकी। इंशाल्लाह अगले 5 से 7 मिनट में ये सवाल ख़त्म हो रहा है। टोटल्स तो आप लोगों ने घरों में जाके ही करने हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बता दें, सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय HL इन ML एंड PL, आपस की सेल ऑफ गुड्स आर इनवॉइस डाटा मार्कअप ऑफ 25%। तो आपस की चीज़ें रेलिवेंट डिटेल्स ML के स्टॉक में पड़ी हैं चीज़ें जो HL से ली हैं, ML के स्टॉक में पड़ी हैं जो HL से ली हैं। ये सोल्ड हैं या अनसोल्ड हैं? उसके स्टॉक में पड़ी है ना, तो ये क्या है? हमने क्या निकालना होता है? अनसोल्ड का प्रॉफिट। और इसकी एंट्री SRE नहीं ना, एस के तो स्टॉक में पड़ी हैं,
तो पी ने बेची हैं, तो सीआरई डेबिट। अब सोल्ड, अनसोल्ड, सोल्ड गिवन नहीं है सवाल में, अनसोल्ड 50, अनसोल्ड का प्रॉफिट ना 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 ना, इट्स इनफ माय डियर, इट्स इनफ, प्लीज नो, we don't have so much time in paper. We will even not give this heading unsold का profit. We will pick up unsold divided by 125 and we will not even write down the journal entry. We will think the journal entry and we will post the journal entry. I hope you understand the journal entry in अंग्रेजी. CRE डेबिट। अब ये एग्जाम लेवल की प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने हो रही है, लेकिन इसमें ये नहीं आना चाहिए। जी बोलें। सीआरई डेबिट, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट P2S। जी कितना? सीआरई डेबिट और वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा पेपर में, स्टॉक क्रेडिट। और इससे ज्यादा भी इजाजत दे दी थी मैंने, वो यही थी कि इसको यहां पे कर दें वर्किंग को, उससे ज्यादा इजाजत नहीं है कि करें ही ना, खुद ही 10 निकाल लें। एग्जामिनर को लब कितनों आया, लब तेरा पेपर हो रहा है। क्या ए के स्टॉक में पड़ा है जो अच्छा, आज तक कभी आईकेएम ने पंगा लिया नहीं, अगर सब्सिडरी और एसोसिएट आपस में कुछ करने लग जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा पेपर में। सब्सिडरी और एसोसिएट आपस में चीजें बेचने लग जाए, समझ रहे हैं? नहीं समझ आई तो छोड़ें, कोई बात नहीं हुई। कितने को समझ आई क्या हुआ है? सब्सिडरी एसोसिएट आपस में, कोई यूफोन और रॉयल फैन आपस में कुछ चीजें बेचने लग जाए, उसको छोड़ देना आपने पेपर में, उसकी टेंशन नहीं लेनी, हमारे साथ हो जानी है। पी पेरेंट नहीं है यहाँ पे अनलकीली, ये इसको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए वैसे पी, तो ये एसोसिएट है, एसोसिएट के स्टॉक में पड़ा है जो इसने चीजें खरीदी हुई है पेरेंट से, तो किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? चलिए एंट्री बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अनसोल्ड का प्रॉफिट बताएं। यार 24 के नीचे पीस शेयर लाइन ना डालें, बेशक बड़े हो जाएं, आगे ही परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दें। पीस शेयर लाइन को चलें डाल दें, फिर अब यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था वैसे। पीस शेयर 24 इंटू 8.4, किसने बेचा? पेरेंट ने। तो सीआरई डेबिट किसने खरीदा? आए ये एक ही तो इन्वेंट्री नजर ही नहीं आ रही मुझे कहीं, एक ही इन्वेस्टमेंट पे जोर लगा दे। अच्छा, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, पापा टू आपा? Oh no, it's not Appa to Papa, it's Papa to Appa. Guy, don't disturb me in this class, otherwise I will disturb you and you will remember. Sorry, it was a bit ज़्यादा। जी कितना? 8.4। जी माय डियर, आप बताएं ये 74 किस फिगर में पड़ा है? जिनकी गरारियां पीछे अड़ी हुई हैं वो इधर आ जाएं, छोड़ें। बताएं 74 किस फिगर में पड़ा है? नहीं मैं फिगर पूछ रहा हूं, आप 840 में पड़ा है। एज पर पेरेंट बुक्स रिसीवेबल फ्रॉम बीवी, मैंने तो बीवी से 74 लेना, मैंने तो बीवी से 74 लेना, मिलियन। ओहो, ये तो किसी और की बात शुरू कर दी ना, इसको छोड़ें अभी। अब क्या करें, बीवी क्या कह रही होगी? मैंने भेज दिया तो मैं पहुंचा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा तो ना कहें।
बीवी भी कह रही होगी मैंने ये पैसे तुम्हें देने हैं, देने हैं। पहले तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें ना, आप कैंसिलेशन पहले ही कर रहे हैं। अब ये लेना देना किताबों में नजर आ रहा है। इट नीड्स टू बी कैंसल्ड, इट नीड्स नॉट टू बी एज इट इज, छोड़ नहीं देना इनको, इधर पड़े नहीं रहने देना, इट नीड्स टू बी कैंसल्ड। तो 74 74 बोले -74 -74। कनीज और बानो थी आपस में ऐसी, आगे क्या शायर ने कहा था, जमाने में माँ जाई बहनें हो जैसी। कनीज और बानो का जिसको डिफरेंस नहीं पता उसको क्या करें। अच्छा जी आगे चलें, वापस आ जाएं। पेएबल टू रॉयल फैन, अ सॉर्ट ऑफ सेकंड बीवी जो हमने कहा था, पेएबल टू रॉयल फैन एज पर पेरेंट बुक्स। पेरेंट कहते हैं कि मैंने रॉयल फैन को देने हैं, तो आए आप, नहीं एक मिनट पहले जरा खेल तो लें इससे। इस 98 में पड़ा हुआ है और 700 के अंदर, 700 के अंदर, ये वाला 700 के अंदर कितना पड़ा हुआ है 98। अब वो चुका ही नहीं 700, तो आपस के डेटर क्रेडिटर, आपस के रिसीवेबल पेएबल एसोसिएट के कैंसल नहीं होने, तो लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट हैव नो इफेक्ट इन ए अबव। तो ये वहां पे जाना था, लिस्ट डाउन यानी लिस्ट करके बता दें, बस लिख के बता दें, रीजंस नहीं देनी। बस अब चला मैं और वापस आ गया, क्योंकि इस एडजस्टमेंट को पोस्ट नहीं करना था। एनसीए की फेयर वैल्यू, ओ तू इधर पड़ी है इमरान खाना, तू आखिर में पड़ा है, हम तो प्रोपोर्शनेट कट चुके थे, वो तो एंड में जाके पता चला कि ये फेयर वैल्यू पे है। हमारे साथ ही ऐसी होती है, रीडिंग टाइम में हम सवाल नहीं पढ़ते, इसलिए होती है रशीद। तो ओके माय डियर, सॉरी ओके माय डियर, इनको क्या करें, अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, चेंज सॉन्ग, अच्छी बिल निकाल लें। ये कितना है, गुडविल 1, बस क्लोज माय डियर, तस्वीर खींच लें। तो अब अगला सवाल शुरू करते हैं। आज ये टैली नहीं करे, कोई चक्कर है, होनी नहीं, इसलिए नहीं करे शायद, हो गई है। कितने लोगों ने कर ली, अच्छा 1-2 लोगों ने कर लिया, वेल डन। हाइब्रिड में जल्दी से आए, अगला सवाल शुरू होने लगा है, भाग के जाना है। भाई उनको बुलाएं जरा, किसी को। पॉज कीजिएगा। चलें जी टॉस कर लें, पहले क्वेश्चन 5 करना है या 2 करना है? 2 कर लें। फॉलोइंग एज समराइज, भाई वो जरा मिटा दीजिएगा, शुक्रिया। फॉलोइंग एज भाई डोंट वेस्ट द टाइम इन सिली थिंग्स, आई विल से, टोटल करने में टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, खुदा के लिए छोड़ें यार, जिसने कर लिया बस, ठीक है। फॉलोइंग एज समराइज बैलेंस शीट ऑफ पिस्ताशियो मिंट लिमिटेड एंड
जेलेपिनो तो नहीं होता, मेरे तो ख्याल से इसमें जे साइलेंट होता है, पता नहीं हो सकता है आपकी बेगम ही जिंदगी में आपको पहली दफा बताया कि ये तुम क्या क्या खरीद रहे हो, आप कहें ये तो जे से शुरू होता है, शायद हमें भी इसी तरह पता चला हो पहली दफा जिंदगी में। ओके, पीपी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट। सॉरी मुझे अभी तक पता नहीं, आपके अटेम्प्ट में तो पेपर में ऐसा सवाल आने, पेरेंट इधर बैठा होगा, सब्सिडरी इधर आई होगी, एसोसिएट इधर बीच में घुसा होगा। आगे अटेम्प्ट में तो उसने ऐसे ही उठा उठा के इधर उधर चीज़ें डाल देनी है, वो तो आदत पड़ी हुई है पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट की। अभी देखें तो सही होती है आगे, अभी तक हुई नहीं कभी किसी के साथ, लेकिन होगी। अच्छा, कितना कहते नहीं, थोड़ा सा बंदा हिल ही जाता है, वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाए ना हिल जाता है, ये बंदे में मसला है। ओके, पीपी नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेंट्रीज, डेटर, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, लायबिलिटीज। थोड़ी सी जरा सवाल में नज़र मार लें, क्योंकि हमने दीवानगी में इसको वर्किंग 1 में ले जाना है और मस्तानगी में इसको वर्किंग 7 में ले जाना है। तो दीवानगी और मस्तानगी से बाहर आके कभी सवाल को रीडिंग टाइम में पढ़ भी लिया करें। तो पेरेंट ने ये जो दूसरी वाली बीवी है, इसको 1 जनवरी 19 को निकाह किया था इससे, और पहली वाली से 1 अप्रैल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी वाली पहले, अच्छा ऐसा हो सकता है कि पहले आप एसोसिएट खरीद लें, कोई नहीं, आपने खरीदी हुई एसोसिएट। कब की एसोसिएट खरीदी हुई है? 1 जनवरी 19 की। और सब्सिडरी कब खरीदी है? शुक्र है प्री आरी गिवन है, फटा ही हल हो गया। तुम एस मेरे लिए, तुम ए मेरे लिए, आज के बाद तुम्हें मैं एस कह के बुलाऊंगा और आज के बाद मैं तुम्हें ए कह के बुलाऊंगा। ओके, ठीक है, निकनेम। The following considerations relating to acquisition of ML are still unrecorded. कोई पेज नंबर बोलें। Following consideration relating to purchase of subsidiary shares are still unrecorded. पेज 27। Obviously पेज 27 वाली चीजें होंगी। पेज 27 से अल्लाह का शुक्र है बाहर कोई चीज नहीं है, उसी पेज वाली चीजें होंगी। किसको खरीदा जा रहा है? सब्सिडरी के शेयर्स को, और खरीदते हुए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से, इसका मतलब है खाली ये नहीं है जो रिकॉर्ड हुई है, इसके अलावा भी वर्किंग 1.1 में कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद उनके शेयर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है, नेट एसेट्स का जो पंगा होता है वो दिया हुआ है, मशीन बेची है, डिविडेंड आया है, और आपस की सेल हो रही है, आपस के डेटर क्रेडिटर है, इम्पेयरमेंट लॉस है, एनसीए है। अगला सवाल शुरू करते हैं। अच्छा चलें, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। नाम कंपनी का? पेस। चलिए जी, एसोसिएट्स की फिगर काट दें, फिर सवाल शुरू करें। ना खानों में थी वहाँ तकल्लुफ़ की कुल्फत, ना पोशिश से मकसूद थी ज़ेब व ज़ीनत। अच्छा, साथ वाला देखें, ज़ेब व ज़ीनत के लिए तो नहीं लिबास पहन के आता। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 850 प्लस 7। भाई आप किसी और को भेजें तो कोई भी कर सकता ना। आगे, इन्वेस्टमेंट इन एमएल एट कॉस्ट, वर्किंग 1। भाई कोई अच्छा सा काला मार्कर ले दें। एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 1.1 बोलें। इसमें वो बस उसकी उठा लें। इसमें ना उसने मुझे ज़्यादा आसान सवाल लग रहा है, इसमें उसने अलग अलग दी हुई है दोनों की। पिछले सवाल में उसने दोनों की इकट्ठी देके माइनस करा के बाहर निकलवाई थी, ये ज़्यादा आसान है, दोनों की अलग अलग दी हुई है। लेकिन नीचे हम पढ़े हैं कि इसमें मसला है, वरना इसको उधर ही ले जाते हैं हम।
पता नहीं क्या कह रहे हैं, नीचे हम पढ़ाएं या उधर ही ले जाते, पूरी बात करें कि क्या करके आए हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन JL एट, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। वर्किंग 7 जी। कॉस्ट ये जर्मन किंग को दिए हैं, दोनों की तस्वीरें कल मैं लेके आऊंगा, सऊदी किंग की भी जर्मन किंग की भी, ताकि कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठ जाए। ओके, इन्वेंटोरीज 300 plus 340 receivables रशीद, ये जो कभी पार्ट बी में बुलाया जाता है ना, मुझे लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा मेरी फिक्र कर रहे हैं ये लोग, ज़्यादा ही हो गई है यार, इतनी भी नहीं करनी चाहिए मेरी फिक्र। 200 cash and bank 60 और 170 170 share capital 1400 700 100 हम्म 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 That's not nice, guys. 480 क्यों? मेरा 780 मिस हो रहा है, इधर 480 लिखवाया जा रहा है। तरतीब 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 तरतीब। 480 हाँ जी, 340 liabilities 340 plus 180 मेरे सीधी यहां तक मेरा और सर का सही होता है, ये मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरी तरह करते हैं सर यहां तक। आगे की नहीं पूछने तूने रशीद, पहली एडजस्टमेंट से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। पहली जाहिर बात है, पहली एक दो एडजस्टमेंट वो धमाके वाली देते हैं, आगे फिर नीचे स्क्रैप पड़ा होता है सारा। तो भाई एक चैलेंजिंग चीज थी, वर्किंग 6 करनी पड़ती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने प्री आरी खुद ही दे दी है। 200 और 360, इसकी कितनी है? 360 360 और इसकी 200 लगाएं इस पे 25%, 35 और इसको कहाँ ले जाएं? CRE में। जी जी, हाइब्रिड में मुराकबे से बाहर आ जाएं, हम पॉइंट 2 पढ़ने लगे हैं। शुक्रिया। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस शेयर्स, एस के शेयर खरीदने हो तो कंसिडरेशन किसको पे की जाती है? सऊदी किंग को। पेज 27, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड, का मतलब है ऊपर वाली 900 रिकॉर्ड होगी है, ये मेरे ख्याल से कैश पेमेंट होगी फिर, और ये वाली अभी तक अन रिकॉर्डेड हैं।
तो थोड़ी सी लैंड ले लो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पीएल्स लैंड जिसकी किताबों में 88 पे है और बाजार में 108 पर है। कंट्रोल एम, दोबारा खोलें एक शीट, पेज नंबर 27 को हाजिर खिदमत किया जाए। बादशाह सलामत कह रहे हैं पेज 27 को लाया जाए। बादशाह सलामत, रानी सो रही हैं, पेज 27 कैसे लाएं? शहजादे को भेजो। चलें जी, पेज 27 शहजादा ले आया। एसेट ऑफ पी यानी लैंड ऑफ पी इज गिवन टू सऊदी किंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस। मैंने कहा था आपने एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट करना है और इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। और ये क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, अच्छा मेरे ख्याल से 21 था, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा तो बस ये एंट्री कर दें आप। इन्वेस्टमेंट डेबिट और माय डियर लैंड क्रेडिट, यहां आनी है बुक वैल्यू, बोलें और यहां आनी है जी। अगर P&L का सवाल है तो अदर इनकम में ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है आपके लिए। अगर P&L का सवाल है तो सिंगल एंट्री अप्रोच लगा के अदर इनकम में ऐड कर दीजिएगा। इस सफ़े की कोई फिगर भी वर्किंग 5 को हिट नहीं करती क्योंकि ये CRE टाइप एडजस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा करें, CRE लिख के ब्रैकेट में अदर इनकम बैलेंसिंग। जी 20। चलें जी, इसको पोस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 1.1 डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 1.1 डेबिट कितना 108। यहां अंग्रेजी जो मर्जी लिख लें वो आपकी मर्जी है, लैंड गिवन अंग्रेजी जो मर्जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट लैंड क्रेडिट स्टिल नॉट रिकॉर्डेड। पेरेंट तुमने तो दे दिया सऊदी किंग को लैंड, खुदा के लिए अपनी किताबों से निकालो। स्टिल नॉट रिकॉर्डेड, पेरेंट को दे दिया सऊदी किंग को, निकालो अपनी किताबों से इस लैंड को, क्यों रखा हुआ है, पागल हो। ये कोई आपस की एडजस्टमेंट तो है नहीं, पी और एस वाली, केस पर डिडक्शन भी आए। अच्छा जी, और आखिरी बात, आउट होगी एंट्रीज। CRE गेन बुक कर लें, गेन ऑन लैंड जी कितना। हाँ ये गेन अल्लाह का शुक्र है, अगर बाजार में बेचे तो भी आना ही था, ये गेन तो हमें आना ही था, बाजार में भी तो बेच सकते थे, सऊदी किंग को ना देते। तो ये एंट्री पोस्ट होगी। इसको ट्रिपल एंट्री नहीं कहते, इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। चलें जी आगे। बस इस एडजस्टमेंट पे जरा 4-5 मिनट फोकस कर लें। आगे सारे सवाल में अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है आगे सारे सवाल में। इस एडजस्टमेंट पे जरा फोकस कर लें। पेज 27 पे ना हमने एक एडजस्टमेंट की थी कि अगर सब्सिडरी के प्रॉफिट अच्छे आ गए तो फिर हम पेरेंट तुम्हें और कुछ पैसे दे देंगे। तो वो था कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। इसमें मैंने आपको कहा था कि पीवीज निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट में पीवी नहीं लिखा हुआ। इसमें आपने सबसे पहली एंट्री जो है वो इस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू पे करनी है, जो लाइबिलिटी की आज फेयर वैल्यू है। यानी इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला करेंगे, बल्कि आज अगर उसे पैसे देने पड़े, वो अच्छा परफॉर्म कर दे फ्यूचर में, तो कितने देने पड़े वो यहां रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ईयर एंड पे अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी कर दी तो जाहिर बात है फिर लाइबिलिटी शायद हमारी बढ़ जाए। तो आज पीवी की जगह फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे
और फ्यूचर में जो एक्चुअल पेमेंट जब करने का टाइम आएगा या ईयर एंड भी आ जाएगा तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से भी गुजारेंगे, बिल्कुल जैसे IAS 21 में करते थे। तो इन्वेस्टमेंट में कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड होगी और ईयर एंड पे पुरानी फेयर वैल्यू और आज की फेयर वैल्यू का डिफरेंस रिकॉर्ड होगा। सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन 19। ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट की ही क्लास में एक दफा है, तो अब मैं क्या करूं इसका। क्वेश्चन 19। जिस दिन हमने खरीदा है ना, उस दिन हमने सोचा है कि इसको 5.2 देने पड़ेंगे फ्यूचर में, बट बाय 31 मार्च, लेकिन ईयर एंड तक ये क्लियर हो गया कि इसको सिर्फ 4 तो मैंने कहा था इसको पहली एंट्री में डाल दें और इनका डिफरेंस दूसरी एंट्री में डाल दें। कहीं हुआ नहीं हुआ तो बस ठीक है। अब सवाल की तरफ आ जाए। कैश ऑफ 115 वुड बी पेड इन अगले साल का दूसरा महीना। अगले साल के दूसरे महीने सऊदी किंग तुम्हें 115 देने हैं, लेकिन माय डियर आपने 115 की फेयर वैल्यू नहीं निकालनी, वो पीवी नहीं निकालनी डिस्काउंट रेट यूज करते हुए। सवाल वाला खुद उसकी फेयर वैल्यू दिया करेगा, क्योंकि कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सामने रख के खुद फेयर वैल्यू दे दिया करेगा, आपने डिस्काउंट रेट यूज नहीं करना। जब कभी पेरेंट सब्सिडरी को वादा करे कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर सऊदी किंग को पैसे दूंगा, तो उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, सवाल खुद फेयर वैल्यू देगा। 115 मिलियन मैं तुम्हें दे दूंगा अगर, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट डिपेंडेंट है ना अगर पे, अगर ना हुआ तो नहीं दूंगा। फिर मैं तुम्हें 115 मिलियन दे दूंगा अगर इसके नेट प्रॉफिट 19 की बनिस्बत इस साल 20% बढ़ गए, वो तो फिर साल के एंड पे ही पता चलेगा। फेयर वैल्यू ऑफ दिस लायबिलिटी ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 70। एट ईयर एंड सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। इस लाइन का मतलब ये बताता हूं कि ईयर एंड पे वो अल्लाह का शुक्र है टारगेट अचीव हो गया है। अच्छा, एक्विजिशन डेट क्या है? यकम अप्रैल 19। ईयर एंड, पेमेंट डेट अगले साल, पेमेंट डेट अगले साल। ये एक्विजिशन डेट है, ये हमारा ईयर एंड है, इनको मैंने ब्लू से लिख दिया। पेमेंट डेट अगले साल। अब आज सुबह वाला काम नहीं है, शेयर देने का वादा नहीं किया। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो पैसे देने का वादा किया, अगर के लफ्ज की वजह से इसको कंटिंजेंट नाम रखा है हमने। तो मैंने क्या, यहां पे इसको आप रिकॉर्ड करें 70 कितना आ रहा है? पूरा 70। यहां पे आप 70 रिकॉर्ड करें, पीवी मत निकालें, किस पे रिकॉर्ड करें? फेयर वैल्यू पे। और यहां पर इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। कितनी रिकॉर्ड हो चुकी लायबिलिटी? 70। अब कंफर्म हो गया कि ये देने ही देने हैं। अब बता दें कितने देने पड़ेंगे? 110 सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। अब तो मैं मजबूर हूं कि मैं 115 दिए बगैर कोई चारा नहीं है। वादा उससे कितने का किया है? 115 का, लेकिन उसकी पीवी की बजाय क्या निकाल के रख ली? आज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, ईयर एंड पे कंफर्म हो गया कि ये देने हैं। कई दफा ऐसा भी हो सकता है ईयर एंड पे वो कह दे इसकी फेयर वैल्यू 112 है, तो बाकी फिर 3 की अगर पेमेंट करनी पड़ी अगले साल खुदा ना खास्ता, तो उसकी फिर अलग एंट्री कर लेंगे। लेकिन ईयर एंड की फेयर वैल्यू इसने नहीं दी, इसने उसकी जगह एक लाइन लिखी है कि अल्लाह का शुक्र है टारगेट अचीव हो गया है। पिछले सवाल में उसने क्या लिखा था? बट बाय 31 मार्च इट इज क्लियर डेट अमाउंट वुड बी 4 पॉइंट। इधर लायबिलिटी कम हो रही थी,
लेकिन इस केस में द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। आप बताएं मैं 70 ही दूंगा या देने का वादा 115 है, क्योंकि प्रॉफिट शायद 20% से बढ़ गए हो। प्रॉफिट का डेटा हमें नहीं दिया हुआ कि हम चेक करें प्रॉफिट 20% से बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो अब किसको किससे गुजारें? अब 3 जनरल एंट्रीज मुझे बताएं, उसमें से 2 हमारे साल में हो जाएंगी और 1 अगले साल होगी। हमारे साल की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और इधर एक्सपेंस एडमिन डेबिट P&L में, या CRE डेबिट और पेएबल 45, और अगले साल एंट्री होगी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी नोट कर लें। लेकिन पोस्ट कितनी करेंगे? पहली 2। पिछली क्लास में कैसे पता चला था शेयर दिए नहीं, देने का वादा किया है, इशूड अगले साल हो रहे थे। इस सवाल में कैसे पता चला ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है इफ तो ये जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है इसकी पीवी नहीं निकालने डिस्काउंट रेट यूज करके, बल्कि इसकी फेयर वैल्यू सवाल दे दिया करेगा। तो इंशाल्लाह इसकी रिवीजन होगी अब आने वाले दिनों में। चलें जी पोस्ट करें इसको। इसमें भी आप आदी हो जाएंगे, जनरल एंट्रीज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड का मतलब है कोई एंट्री नहीं इसकी हुई, तो शुक्र है आसानी होगी। नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करके फिर उल्टाना वो बड़ा मसला हो जाना था। कैश टू बी गिवन, इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्विजिशन डेट पे किस पे लेके जानी है? फेयर वैल्यू पे, और बैलेंस शीट डेट पे बैलेंस शीट डेट की फेयर वैल्यू पे लानी है, यानी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारनी है। जी बोले। इन्वेस्टमेंट डेबिट इधर ही डाल दें 70, और अगली एंट्री अलग से कोई नई लाइन डालने की जरूरत नहीं। वो कल नई लाइन डाली थी आज सुबह, क्योंकि वो इक्विटी टाइप आइटम था, तो ये तो लाइबिलिटी है। आगे चलें। CRE डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने थे? एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है पेपर में, आप लोग बेशक 115 वर्सेस 70 लिखाइएगा, बस एंट्रीज आपको समझने के लिए की है। CRE डेबिट लाइबिलिटी, अब अल्लाह का शुक्र 115 पड़ा हुआ है, अगले साल पे कर देंगे। लाइबिलिटीज में 115 पड़ा हुआ है, अगले साल पे कर देंगे। स्टिल नॉट रिकॉर्डेड अच्छी एंट्री नहीं होती, ये तो सादा सी एंट्री होती है। आने वाले दिनों में आया करेगा वॉज रिकॉर्डेड एट इतने, उसको फिर सेट करना पड़ेगा।
स्टिल नॉट रिकॉर्डेड तो आसान सी एडजस्टमेंट है, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, स्टिल नॉट रिकॉर्डेड। हमारे से पूछिए, हमें ये भी भूली होती है। ओके, डीमोटिवेट करा दिया करें, जितना मर्जी करा लो। चलो हम भी अगली एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो आसान ही है। ये क्या करें, सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है और पेरेंट के और एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है। नहीं, एनसीए ज़बरदस्ती फेयर वैल्यू पे नहीं लानी, ये लाइन लिखी हुई है जिस वजह से लानी है, वरना नहीं लानी थी। वरना एनसीए को प्रोपोर्शनेट पे भी रखा जा सकता है, चाहे फेयर वैल्यू दी हुई हो। नीचे लिखा हुआ एनसीए को फेयर वैल्यू पे रखना है, इस वजह से लाएंगे। और एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू मुझे तो नहीं याद पड़ता कहीं कोई लेके गए हो। अगर ये लफ्ज आ जाए पेपर में कि पेरेंट परचेज्ड एसोसिएट एट फेयर वैल्यू, यानी बाजार से फेयर वैल्यू का खरीदा, तो फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करके ये वर्किंग 7 में एट कॉस्ट चलेगा ना। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं लिखा हुआ आया। तो एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू तो कुछ भी नहीं करनी, एनसीए को फेयर वैल्यू पे ले जाए जी। एस का शेयर कैपिटल, एस का शेयर कैपिटल 700, 700 को मल्टीप्लाई करें 20% से। अपना बड़े हो जाए, सब कुछ इधर ही कर दिया करें। 700 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, एनसीए के शेयर्स कितने हैं, लीव इट, लीव इट। शेयर कैपिटल कितने हैं सब्सिडरी का, 700, 700 का मतलब 70, तो 70 में से कितने परसेंट शेयर जो हैं वो इसके हैं, क्या आ गया जवाब, मल्टीप्लाइड बाय एस का शेयर कितने के, जी 252। दस मिनट बाद आ जाए, आगे चलें। माय डियर, इजी मार्क्स लें, जो पिछली क्लास में पढ़ा है वो भूल जाएं, इजी मार्क्स लें। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन एमएल कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री, जिसकी कैरिंग वैल्यू 130 और फेयर वैल्यू 180 है। वर्किंग नंबर 8, मैं एंट्रीज करके समझा रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको पता है, थोड़ा सा पिछली क्लास में इसने ट्विस्ट मारा है जी। कितना, ये वाली तो करें ना, ये इजी मार्क्स तो लें, फिर फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं क्या पंगा है। इजी मार्क्स तो लें। इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1, क्रेडिट। बोलें जी कितने से इन्वेंट्री डेबिट, 50 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन्वेंट्री 50। ये मैं कह रहा था IS2 के अगेंस्ट है कि एक चीज पड़ी कितने की हुई है, 130 की, और आपने बेचनी कितने की है, ये क्या बात हुई, अभी तो बिकी नहीं। लेकिन क्या करें, सऊदी किंग को भी तो खुश करना है ना, उसकी इक्विटी में जान पैदा करें। अब वो जा रहे, तो जाते हुए ये गेन का हक उसका है, उसने खरीद के रखी हुई है। और ज़रा अब डीप डाउन जाके सोचें, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि खरीद के उसने रखी हुई है और जाने के बाद इसका गेन हम इंजॉय करें। अब बेच तो सकते नहीं, क्योंकि सऊदी किंग जिस दिन है उस दिन इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है, कस्टमर ढूंढने में टाइम लगेगा, तो उसको बात ही नहीं सुन रहे। अब जिस दिन सऊदी किंग जा रहे, सारा स्टॉक बेच के उसको प्रॉफिट दे दें उसका, या ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
फिर क्या करें, फिर करते हम ये होते हैं कि वर्किंग वन में उसकी इक्विटी में जान पैदा कर देते हैं। हम उससे जाते हुए कहते हैं यार पता है आपकी चीज़ 130 की है और अल्लाह का शुक्र है बाजार में 180 की है, तो कोई नहीं फोर्सिंग गेन्स रिकॉर्ड कर लो, हम तो वर्किंग वन में कंसोलिडेशन के एंगल से कर रहे हैं, हम कौन सा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रहे हैं, तो ये गेन रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, लेकिन सब्सिडरी अपनी किताबों में कितने की रखेगी? 130 की। अल्हम्दुलिल्लाह, सब्सिडरी अपनी सेपरेट किताबों में 130 की, वो तो फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाएगी ना, वो पागल है। लेकिन होगा क्या अब अगर उसके जाने के बाद 9 महीने और हैं, सऊदी किंग के जाने के बाद हमारे ईयर एंड तक 9 महीने और हैं, इस 9 महीने में सब्सिडरी ने स्टॉक तो कोई ना कोई बेचना है। अब सब्सिडरी का ये स्टॉक तो 1 अप्रैल 19 के, तो अगले 9 महीने में सब्सिडरी इसमें से कुछ ना कुछ बेचेगी। फर्ज करें सारा बेच गई, तो 50 का प्रॉफिट क्या उसने रिकॉर्ड किया या नहीं किया? से यस और नो? इसलिए किया कि उसने अपनी किताबों में कॉस्ट पे रखी हुई थी, और वो कॉस्ट कितनी थी? 130। अब 50 हमने भी वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर लिया और उसने भी रिकॉर्ड कर लिया इसमें, तो मैंने कहा था इधर से ना निकालें, इधर से निकाल दें। लेकिन प्लीज देख लें, हो सकता है कि सारा स्टॉक उसने बेचा ही ना हो। ओहो, नहीं नहीं नहीं, हमने ये नहीं, इस टॉपिक में हमने ये नहीं देखना होता तुम्हारे पास कितनी पड़ी है। इस टॉपिक में हमने ये देखना होता है मींस 80% इज सोल्ड। इस तरह ना करो करो हमारे साथ कि 20% उसके पास ही पड़ी हुई है। अच्छा, जो काम हमने 1 अप्रैल को किया वो काम सब्सिडरी ने 31 दिसंबर 19 तक उसका 80% दोबारा कर लिया। जो काम हमने किया उसको सब्सिडरी ने दोबारा कर लिया। अब हम अपने वाला उल्टाएं या सब्सिडरी को कह दें? तो सब्सिडरी का बताएं प्रॉफिट कहां पड़ा होगा 80%? अब बच्चे ना फिर पंगे लेते हैं, बच्चे खेलते हैं अगेन 180 और 130 से, हालांकि इस टॉपिक में प्रॉफिट से खेलना है बस 50 से। तो 50 का 80% उसने डबल रिकॉर्ड कर लिया है, तो उल्टाने का प्रॉफिट तरीका है एसआरई डेबिट। पीएनएल के सवालों में कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दीजिएगा, वो कौन सा मैं मना कर रहा हूं। पीएनएल के सवालों में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाइएगा, जीपी खुद ही कम हो जाएगा। तो एसआरई डेबिट इन्वेंट्री, और ये एंट्री होगी दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर एक एंट्री होगी माय डियर। अब ये स्टॉक पड़ा तो नहीं रहना, बेचारा गल सड़ जाएगा। फर्ज करें अगले साल सारा बिक गया, नेक्स्ट ईयर एंट्री होगी एसआरई डेबिट, वो 20% जो इस साल नहीं बिका वो अगले साल बिकेगा। बोलें जो काम हमने कर लिया है 1 अप्रैल को, वो अगले 9 महीने में सब्सिडरी भी कर ले, तो सब्सिडरी के किए हुए काम को रिवर्स करना है, अपनी वर्किंग वन को रिवर्स नहीं करना। तो इंशाल्लाह यार रिवीजन होगी इस एडजस्टमेंट की, बहुत होगी इंशाल्लाह। ऐसा ये नई एडजस्टमेंट है बिल्कुल, जो लास्ट क्लास में फेंकी थी आपकी तरफ, कुछ ने कैच कर ली थी और कुछ ने कैच करके जेब में डाल दी थी। तो करें जी डबल एंट्री, एक तो हो गई है, दूसरी एसआरई डेबिट। छोटा सा लिख लें, ये दूसरी वाली एंट्री सोल्ड की फिगर से किया करनी है, सोल्ड के प्रॉफिट से, यहां अनसोल्ड नहीं है। दूसरी वाली एंट्री सोल्ड के प्रॉफिट से किया करनी है। एमएल कौन है? सब्सिडरी ने मशीन बेची है पीएल को, S2P गेन कितना है? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन वाज
5 ईयर। बोलें जी। ओहो, इसको छोड़ें अब, कंसिडरेशन और बीबी निकाल के क्या करना है, हमें तो गेन चाहिए होता है ना। अब थोड़े से बड़े हो जाए, बस डिस्पोजल अकाउंट ना बनाएं। इंटू 6/9 SRE डेबिट PP वर्किंग 9 करनी है, लेकिन ये एंट्री नहीं लिख के आनी एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर को ये एंट्री नहीं बतानी। बोलें। गेन रिवर्सल जी, ये इन्वेंट्री का प्रॉफिट रिवर्स हो रहा था। SRE डेबिट वर्किंग नंबर 9 SRE डेबिट PP क्रेडिट वर्किंग 9। बस इन एडजस्टमेंट्स में टाइम लगाया करना पेपर में। फिर यार 55 का क्या करना है? इसको कोई नहीं, इसको उसको आप डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं 55 और ये बुक वैल्यू निकालें, लेकिन बुक वैल्यू का फिर कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर एक लाइन लिखी होती वो बता दें आप मुझे। रिक्वायरमेंट बी में इसको डालना हुआ डाल दीजिएगा। एक लाइन, एक्सेलेंट, आपने सही बोला है। अगर एक लाइन लिखी होती कि अभी तक पैसे नहीं दिए खरीदने वाले ने, तो फिर दोनों की किताबों में डेटर क्रेडिटर में 55 आ रहा होता, उसको मैं जरूर कैंसिल करता अगर P2S होता और S2P। लेकिन अगर P2A या A2P होता, फिर सवाल कह भी देता कि आपस के रिसीवेबल पेबल में पड़ा हुआ है, तो वो एक के नजर ही नहीं आ रहे होते, तो कैंसिल कैसे करते? फिलहाल 55% कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड होगी, कहीं लिखा हुआ पेबल है। जेएल कौन है? एसोसिएट ने डिविडेंड पे किया है फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2019, और पी ने उसको अपनी अदर इनकम में डाल लिया है। वर्किंग 6 में फुल शो करेंगे, पेड है, और बैलेंस शीट का सवाल ये हो रहा है, इसको हम इग्नोर करके यहां डालेंगे। लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन डेट हैव नो इफेक्ट, क्योंकि हमें तो बैलेंस शीट ही मांगी है और P&L मांगा नहीं। इसमें हम कैंसिल करेंगे 25% डिविडेंड को कैंसिल करेंगे। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, क्योंकि एक ने पे कर दिया तो दूसरे ने, और लिखा हुआ है उसने, बल्कि देखें लिखा भी हुआ है, पी ने अदर इनकम में डाल लिया हुआ है, तो वहां से निकाल देंगे। लेकिन हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? तो पेड वालों को इग्नोर। क्वेश्चन 12 का ई, P made sale of 72 to JL at 20% above cost. 60% of these goods were sold by JL. हो, तू बड़ा तेज है। 60% सोल्ड है, मुझे अनसोल्ड चाहिए था। बड़ा तेज है तू, हमारे से खेल रहा है। 40% अनसोल्ड है ना, तो वर्किंग नंबर 10 किससे किसकी तरफ? P2A सोल्ड। वैसे जरूरत नहीं सोल्ड लिखने की, टाइम जाया कर रहा हूं। अनसोल्ड बताएं बस। 72 का 40% जी। अनसोल्ड का प्रॉफिट रेड मार्कर, अब मेरे पास अभी मैं टाइम नहीं जाया करा। पीस शेयर जी, एक्सेलेंट। CRE डेबिट किसने बेचा? पी ने। CRE डेबिट। और किसने खरीदा? अक्सर P2A आईकेप ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों ने अक्सर स्टॉक में जाके क्रेडिट किया होता है, तो असल में ये इन्वेस्टमेंट में जाके क्रेडिट करना होता है। ज़्यादातर P2A की एडजस्टमेंट वो टेस्ट करता है, क्योंकि इसमें एरर का चांस ज़्यादा होता है। तो किसने खरीदा? ए का तो स्टॉक नज़र ही नहीं आ रहा, तो
P2A 1 point, to CRE debit, $1.2. मैंने दूसरी बीवी से 8 मिलियन लेने। अच्छा, दूसरी बीवी क्या बोल रही होगी? अभी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बीवी क्या बोल रही होगी? हाँ, मैंने तुम्हें पैसे देने हैं। क्या करूं अब? लिस्ट डाउन कर दूं इनको उन आइटम्स में जिनको मैंने इग्नोर करना है। चलें आगे। हाँ, हमने गुडविल कड्डी नहीं तो 10% भी लगा रहा है उस पर। पहले कटने तो दे। कटें जी गुडविल 1 to 1 0 1 to 1 107 8 जी गुडविल 120 एनसीआई किस पे हाई? फेयर वैल्यू पे CI हाई हाई, फेयर वैल्यू पे हाई। तो ऐसा नहीं, ये 107 इधर से आया। ऐसा किथे है पे तू इथे पई है। इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी 120 इंटू। अच्छा माय डियर, ये को कुछ बोंगे क्लास को ताकि बोंगे मारते हैं कि इसको भी 9/12 करें। इसमें कोई तसव्वुर नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्ट में कोई 9/12 का तसव्वुर नहीं है। इस सब्सिडरी को खरीदे हुए 9 महीने हो गए तो ये 10% एज ऑन टाइप चीज़ है ये। तो साल के एंड पे इतनी इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करके पता चलेगी। इसको 9/12 नहीं करना। ये कोई फॉर द ईयर टाइप चीज़ नहीं है कि पूरे साल, तो इसलिए इसको 9/12 नहीं करना। हाँ, हमने करना भी नहीं था। ऐसे गलत सोचवा देते हैं कि फिर बंदा कहता है कि एसआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट। और लेते आओ पहले। और अब आपने कैरी डाउन इसका भी लाना है। चलें जी, सवाल खत्म हुआ। डिस्काउंट रेट भी इग्नोर करना है क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू दी हुई थी कॉन्टेंजेंट कंसिडरेशन की। लिस्ट डाउन वाले में डाल देना है। डिस्काउंट रेट इग्नोर करना है। पॉज करो। अच्छा, 1-2 मिनट दे दें, फिर आप जो है वो ब्रेक के लिए चले जाएं। नमाज की पार्ट सी फिर शुरू करेंगे। ये जो डिस्काउंट रेट है ये कहाँ यूज़ होता है? पेज 27 ज़रा खोलते हैं और देखते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन 17 में डिस्काउंट रेट हमने यूज़ किया था जब हमने वादा किया था कि तुम्हें 9 मिलियन देंगे 2-3 साल बाद। तो डिस्काउंट रेट कहाँ यूज़ करना होता है? जब कैश आपने 1-2 साल, 3 साल, 4 साल बाद देना हो तो डिस्काउंट रेट वहां यूज करते हैं। पैसे ले लो में नहीं, शेयर ले लो में नहीं, डिबेंचर ले लो में नहीं, ये डेफर्ड कंसिडरेशन। पैसे ले लेना, यहां मैंने बार बार लिखा हुआ है पीवी पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी यहां पे डिस्काउंट रेट यूज करना पड़ेगा। शेयर ले लेना सुबह की क्लास में किया था, यहां पे डिस्काउंट रेट की कोई जरूरत नहीं होती। यहां डिस्काउंट रेट नहीं होता, यहां पे चीज को किस पे रिकॉर्ड करते हैं वो सवाल खुद निकाल के देगा। तो इसलिए इस सवाल में डिस्काउंट रेट इग्नोर करना था। जब पैसे देना परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हो तो वो फेयर वैल्यू निकाल के दे देगा, फिर पीवी नहीं लेनी आपने। और इसमें तो वैसे ही डिस्काउंट रेट यूज नहीं होता। डिस्काउंट रेट एक ही जगह यूज होता है, अगर जैसे जीआरबी यूजीआरबी 2-3 साल बाद देनी होती थी तो 3 साल बाद अगर जो पैसे देने हैं उस पर डिस्काउंट रेट यूज होगा, बाकी जगह तो यूज नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल जरा देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। The land was carried at nil value and had a fair value of 50 million. The land was allotted unconditionally by government free of शीद में सवाल जरूर समझने आके। चलें जाएं फिर, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।